कॉपर है, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक आदि ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऊपर आती हैं। जो आपके जितने भी एलिमेंट हैं ये सब क्या होते हैं, संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए संयुक्त रूप में पाए कैसे जाते हैं। जो कॉपर है ये कॉपर मुख्य रूप से अयस्क के रूप में मिलता है, और जो कॉपर का जो अयस्क है, कॉपर अयस्क, ये कॉपर अयस्क, कॉपर का अयस्क, कॉपर का जो अयस्क है होता है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, और कॉपर पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो ये अयस्क जो कॉपर मिलता है वो अयस्क के रूप में मिलता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें आयरन भी होता है, सल्फर भी, पर इसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है। इस अयस्क के अंदर कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको कॉपर का अयस्क कहा जाता है। इसी प्रकार लोहा, लोहा तो लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, और हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये लोहे का अयस्क है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, इसको नोट करिए, पहले जगह कहाँ है नीचे, इसको नोट करो। नोट कर लिया होगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 तो ये जितनी भी मैंने धातु बनाई थी तो ये क्या होती हैं, अयस्कों के रूप में मिलती हैं। और इन धातुओं को इनके अयस्कों से जितने भी अयस्क होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, उनसे इनको हम प्राप्त करते हैं। इनके अयस्कों के नाम थे, इसको भी नोट कर लेना है इनको बस। अब अगला पॉइंट है बुक के हिसाब से अभिक्रिया के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण।
अभिक्रिया के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण। देखिए, अभिक्रिया के आधार पर धातु का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? यदि हम वैसे इनकी जांच करेंगे कौन सी क्रियाशील है कौन सी कम क्रियाशील है, तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और हम उनको इनका सही तरीके से हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। तो कौन धातु कितनी अधिक क्रियाशील है और कौन किससे ज्यादा क्रियाशील है, इसका पता लगाने के लिए मैंने आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई है, उसका बार बार जिक्र आ रहा है इस चैप्टर में, तो वो आपको याद होनी चाहिए। उसके जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातुएं आपकी ऊपर हैं उनको 3-4 शिफ्ट में बांटा गया है, यानी कि उसको अब 3 शिफ्ट में बांटा गया है। एक सबसे ऊपर वाली धातु, एक मध्य में धातु और एक सबसे नीचे वाली धातु। तो जो धातु में उसमें सबसे ऊपर आती हैं, तो वो जो धातुएं होती हैं तो अधिक क्रियाशील होती हैं, उनकी क्रियाशीलता जो अन्य उनसे नीचे धातु में उनसे ज्यादा होती है, उनसे अधिक होती है। ऐसे ही जो धातुएं उस श्रेणी के मध्य ऊपर कौन कौन सी सकती है, देखो मैंने आपको उसकी हिंदी लिखाई थी, लिखवा सरकाना मग अलमन जन सरफी, ऐसे करके लिख सकते हो। मैंने उसकी हिंदी लिखाई थी आपको। तो जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, तो ये धातुएं ऊपर स्थित आ रही हैं, तो ये धातुएं अधिक क्रियाशील हैं। ऐसी कुछ धातुएं उसके बीच में होंगी मध्य में, तो उन धातुओं की क्रियाशीलता जो मध्य में है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मध्य में जितने भी आपके मेटल्स हैं उनकी क्रियाशीलता जो ऊपर वाली जितने भी आपकी धातु हैं उनसे तो कम होंगी और जो धातुएं नीचे हैं उनसे ज्यादा होंगी। इसी प्रकार जो धातुएं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे हैं वो धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं। उनमें से कुछ धातुएं ऐसी हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, कॉपर है। ये आपकी ऐसी मेटल्स हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं। तो ये आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। जो मैंने आपको समझाया है इसको नोट नहीं करना है। अब देखिए कुछ पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। अयस्क सबसे पहला आता है खनिज। खनिज खनिज
क्या है?